जब हम सोडियम को वाटर में डालते हैं तुरंत आग लग जाती है। आग क्यों लग जाती है? क्योंकि सोडियम वाटर से तुरंत का तुरंत रिएक्ट कर लेता है और वो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजीत, आई एम फ्रॉम IIT कानपुर। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा हर जगह यूजफुल है, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड्स की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी केमिस्ट्री का क्या हमारा एक बेस बनाएगा। कैसे बेस बनाएगा? हम देखते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है मेरे पास, जैसे कि सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं हम। सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? जब हम सोडियम को वाटर में डालते हैं तुरंत आग लग जाती है। आग क्यों लग जाती है? क्योंकि सोडियम वाटर से तुरंत का तुरंत रिएक्ट कर लेता है और वो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। जो H2 गैस निकलती है वो क्या होती है? इनफ्लेमेबल होती है और उसकी वजह से आग लग जाती है। तो सोडियम की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो तुरंत वाटर में डालते ही उसमें आग लग गई? ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको पता चलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा? हमें उस सब्जेक्ट के मतलब उस एलिमेंट का हमें टोटल कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब हमें कहां से पता चलेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज। ऑलराइट, मेरा नाम है अजीत। स्टार्ट करते हैं। इस पूरी सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। ये हमारी सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये कंटिन्यूएशन में आएगी सारी की सारी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई एंड नीट। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे अर्ली थिंकर्स। अर्ली थिंकर्स मतलब कि इनिशियल हमारे पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस आने से पहले क्या क्या थ्योरीज थी, कुछ थिंकर्स लोगों ने हाइपोथेसिस दी थी, उसके बारे में हम जानेंगे जो हमारे अर्ली थिंकर्स में कवर होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर। उसके बाद हमें पता चलेगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे J.J. थॉमसन, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसके मास का एक रेशियो निकाला, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे मुलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसको क्या पता चला? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो हमें कहाँ से पता चला? एक मुलिकन के एक्सपेरिमेंट से पता चला। लास्ट में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन अभी हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब कि हमें उस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। स्ट्रक्चर के बारे में मतलब कि एक एटम है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ये सारी की सारी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम कहाँ पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस हम देख चुके हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा, सारी की सारी चीजें उस क्या होगा? उसके एटॉमिक के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया है, सबसे पहले किसका एग्जाम्पल लिया था हमने? सोडियम का। सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, इसकी वजह से वो ज़्यादा ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड में। पहला क्या है? व्हाट इज दिस? ये इमेज से देख के आपको क्या लग रहा है? व्हाट दिस इमेज सिग्निफाइज फॉर यू? ये हमारा एक 3D इमेज है। किस चीज़ का? एक हमारा क्या है, सेंटर पे हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियन है या फिर न्यूक्लियस कहते हैं, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और ये जो लाइट्स हमें दिख रही है, ऑर्बिट्स दिख रही है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ तक हम अभी पहुँच गए हैं। हमारे मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हिसाब से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हम हमेशा ही यहाँ पर नहीं थे। इससे पहले बहुत सारी थ्योरीज आई थी जो बता रही थी एटम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, अगर हम आए, ठीक है, सर्च फॉर इनविजिबल या फिर इनडिविजिबल पार्ट ऑफ एटम हैज बीन ऑलवेज चैलेंजिंग। क्योंकि क्या है, हमारे पास क्या है, कोई भी अगर एटम है, एटम का अगर जनरल साइज देखें तो क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 10 की पावर -10 मीटर्स या फिर 1 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज में उस एलिमेंट के एटम का रेडियाई होता है। भाई देखो, ये तो बहुत छोटा है, ये हमें क्या अपने नॉर्मल आई से दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसकी रिसर्च करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ
माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो है बहुत ही माइन्यूट चीज़ों मतलब 10⁻⁻10 इस रेंज की चीज़ों को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिसकी वजह से हमको क्या आगे चल के किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करी गई है विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोस्कोप। ठीक है, हमने क्या बोला कि पहली इमेज हमारी क्या थी, पहली इमेज थी हमारी आज के एटम की। आज के एटम की मतलब आज एटम मेरा कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, एक हमारा उस पर न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था, हमारे पास ये थ्योरी आने से पहले कुछ साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं अर्ली थिंकर्स। इन लोगों ने भी कुछ कुछ अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, सबसे पहले हमारे हिंदू फिलॉसफी में कौन आता है, महर्षि कनड। महर्षि कनड। ठीक है, क्या हुआ, कोई भी थ्योरी आने से पहले, ये बहुत ही पुरानी बात है, अप्रॉक्सीमेटली 400-300 BC में, उस समय हमारे महर्षि कनड ने वो थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बोला था, ऑल मैटर, जो भी हमारा मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। हर एक मैटर क्या है, इसको अगर हम, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ smallest particle called, इन्होंने बोला हर एक मैटर एक छोटे से पार्टिकल से बना है जिसको मैं उसके बियॉन्ड डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, वो इन्होंने क्या बोला, परमाणु। परमाणु मतलब इसका अगर हम हिंदी अनुच्छेद करेंगे जैसा इनके हिसाब से है, वो क्या है, परम अणु। परम अणु, ये क्या है मेरे पास, परम अणु। परम अणु मतलब कि सबसे छोटा पार्टिकल कोई भी मैटर का, कोई भी एलिमेंट का, इसके बाद ये और ज्यादा सब डिवाइड नहीं होगा। तो इनके हिसाब से महर्षि कनड हमारे हिंदू फिलोसफी के से हैं, इन्होंने क्या बोला, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, वो परमाणु। परमाणु मतलब कि परम अणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, साथ ही साथ और एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं सॉरी, क्या थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर क्या थे, इनका नाम था डेमोक्रिटस। इन्होंने भी लगभग ऐसी ही थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। अगर हम उसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो होगा उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इन्होंने भी लगभग ऐसी बात बोली, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच मैटर cannot be divided further। इन्होंने भी लगभग महर्षि कनड जैसी बात बोली। दोनों ही एक ही टाइम फ्रेम के हैं, दोनों फिलोसोफर्स है, दे आर नॉट साइंटिस्ट। फिलोसोफर्स क्या होते हैं, फिलोसोफर्स हमारे, इनके पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट दे थिंक, इन्होंने सोच के ऐसी बातें बोली कि ऐसा होता होगा। इस समय हमारे पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं था इन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए, तो ये उस समय डिस्कार्ड कर दी गई थी। लेकिन बाद में पता चला हमें ये थ्योरी सारी की सारी करेक्ट हैं। आगे हमें डाल्टन थ्योरी के बारे में पता चलेगा। अब क्या है, एटम है मेरे पास। एटम्स क्या है, अभी तक हमारे पास फिलोसफी के हिसाब से आया कि हर चीज़ों को छोटा छोटा करते करते क्या होगा, एक मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जो उसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। यहीं पे बात आती है एटम की। यहाँ पे जो एटम है, जो महर्षि कनड ने बोला था परमाणु, वही का नाम यहाँ पे क्या है, एटम। एटम क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर beyond which it cannot be divided। ऑल राइट, जो महर्षि कनड ने बोला था परमाणु है, वही यहाँ पे हमारे पास थ्योरी में क्या पता चलता है, एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। उसके अलावा एटम अगर मैं कोई एक मैटर लिया, जैसे मैंने कोई मैटर लिया,
कोई भी चीज़ मैटर ले लो, उसको आप ब्रेक करते 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 एक स्मॉलेस्ट यूनिट पे जाओगे जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, यहाँ तक की थ्योरी वो क्या बता रही है, एटम्स। यही थ्योरी का साइंटिफिक बेसिस हमारे पास कहाँ से आया था, यहाँ पे क्या है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड एटम। ये कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, Greek word called, what is called, Greek word called atomio। इसका मतलब क्या होता है, अनकटेबल। इसका मतलब है अनकटेबल, मतलब कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको मैं फर्दर कट नहीं कर सकता, जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं। यहां तक हो गया मेरा ओरिजिन ऑफ द वर्ड। अगर मेरे पास है, साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए किसी भी थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए। अर्ली थिंकर्स के पास क्या था, दे वर फिलोसोफर्स, उनके पास कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। जैसे महर्षि कर्णिक ने जो बोला था कि जो भी मेरा मैटर है वो क्या है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है, परम अणु मतलब सबसे छोटा अण्ड, सबसे छोटा अंग, सबसे छोटे पार्टिकल से बन के हुआ है। लेकिन उनके पास कोई भी साइंटिफिक थ्योरी नहीं था। जो हमारे पास पहली ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक थ्योरी आई है जिसका हमारे पास प्रूफ है, वो कहाँ से आई है, मेरा डाल्टन थ्योरी। ये कहाँ से आई है, मेरी डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी ने क्या बोला, डाल्टन वाज द साइंटिस्ट who gave the first scientific evidence for the existence of atoms, for the existence as well as the theory behind this atom। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, all matter is made up of smallest particle called atoms। डाल्टन थ्योरी के हिसाब से क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि आगे चल के फेल होती है। लेकिन यहां तक इनके पास जो थ्योरी है, सारे के सारे जो है मैटर है वो उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, मेरा एटम है। इन्होंने एक और बोला, इन्होंने बोला ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन डिफरेंट एटम्स, इन्होंने बोला कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो डिफरेंट एटम्स रीशफल होते हैं, एक पार्ट से एक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल से दूसरे पार्ट में जाते हैं। तो क्या होता है, उस मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है। इन्होंने बोला ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, atoms of different compounds rearrange to give different molecule or compound। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मेरे पास कोई एसिड है HCl प्लस NaOH, ये कौन सी रिएक्शन है, मेरी एक एसिड बेस रिएक्शन है। ये क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर को मैं HOH लिखता हूँ ताकि मुझे पता चला कहाँ से क्या एटम चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देखो क्लोरीन है मेरे पास, राइट। यहाँ पे मेरे पास पहले क्या था, ये क्लोरीन एक एटम था जो पहले H के साथ लगा हुआ था। क्या हुआ, अब ये क्लोरीन यहाँ से सोडियम के पास आ गया, तो क्या हुआ, ये एसिड से सॉल्ट बन गया। तो क्या हुआ, जो क्लोरीन एटम है मेरा, उसने रीअरेंज किया, पहले वो हाइड्रोजन के साथ था, अब वो किसके पास है, अब वो सोडियम के पास है। बेस्ड ऑन दिस इट्स प्रॉपर्टी चेंजेस। पहले यहाँ पे जो सोडियम था, सोडियम किसके पास था, हाइड्रोक्साइड के पास था, अब ये कहाँ चला गया, सोडियम के पास, सॉरी सोडियम क्लोराइड के पास। तो अब क्या हुआ, मेरे पास नया कंपाउंड बन गया जो है सोडियम क्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है देन HCl। तो यहाँ पे क्या हुआ इनके हिसाब से, atom, what was the atoms involved here is hydrogen and chlorine, here is sodium and hydroxide, sodium, oxygen and hydrogen। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे एलिमेंट है, जो क्या है, ये मेरे एलिमेंट है, उनके जो एटम्स है उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी, रीअरेंज हुए, तो मुझे क्या दिया इन्होंने, नया कंपाउंड दिया जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है।
ठीक है, ये हुआ हमारा डाल्टन की हाइपोथेसिस। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा सवाल है हमारे पास जो आप लोग कर ही लोगे। क्या है क्वेश्चन मेरे पास? द क्वेश्चन इज द साइंटिस्ट बिहाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज जॉन डाल्टन। इन्होंने दिया था साइंटिस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल अराउंड द मैटर इज एटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या हुआ? डाल्टन ने यहां तक बोल दिया कि जो हमारे पास एटम्स हैं दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मतलब कि वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके बियॉन्ड उनका डिवीजन नहीं होगा। जैसे अगर मैं क्लोरीन का एटम लूंगा तो उसका जो एटम है उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, वही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे केमिकल एविडेंसेस और वी कैन से प्रैक्टिकल्स है, एक्सपेरिमेंट्स है, जहां पे मुझे पता चला नहीं, ये बात नहीं है भाई, एटम तो है लेकिन उसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एटम के अंदर भी कुछ चीजें प्रेजेंट हैं, दैट आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्या है? ये एटम के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारे पास कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? इससे पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन से मेरे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट से ही हम कोई थ्योरी प्रूव करते हैं, राइट? बिना एक्सपेरिमेंट के तो हम सिर्फ हाइपोथेसिस दे पाएंगे। जब तक हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, हमारी जो भी थ्योरी है जो हम बोल रहे हैं उसका कोई भी उसको एक्सेप्टेंस कम होगी। इसी वजह से हमको क्या पता होना चाहिए? कुछ थ्योरीज, कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स जो करे गए हैं जो मुझे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस के लिए बात करते हैं। सबसे पहला काम है विच एक्सपेरिमेंट्स लीड टू द पॉइंट दैट एटम इज नॉट द अल्टीमेट बट इट्स द डिविजिबल फर्दर एंड कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसे कौन कौन से थ्योरीज हैं, ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मुझे बताते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उससे और भी ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला थ्योरी अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरा? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। This was the experiment that led to the discovery of what? Cathode rays or we can say electrons. ये मेरा क्या है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा है माइकल फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ऑल राइट, this was also the basic reason behind the discovery of electrons. तीसरा क्या है मेरा? radioactivity and that to the artificial one. We have been able to reproduce these radioactivity in the lab. Artificial radioactivity किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तो हो गए हमारे जनरल एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम देखें, अब जनरली हम देखते हैं और हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप क्या करो, एक स्केल ले लो, उसको अपने हेयर में रब करो। जब आप हेयर में अपने रब करोगे तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन का डिवीजन होगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन का पास होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से मेरे पास बाल में जाएंगे, कुछ मेरे बाल से इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस या फिर एक्सेप्टेंस होगा। उससे क्या होगा? जो भी मेरा स्केल होगा उस पर क्या आएगा? थोड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उस पर कुछ ना कुछ पोलराइजेशन होगा, उस पर कुछ चार्ज डेवलप होगा। फिर उसके बाद अगर आप छोटे छोटे पेपर्स लो, पेपर्स को कट करके छोटा छोटा रखो, आप उस पेपर्स पे रखो तो क्या करोगे? वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये हम बचपन में करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जब मैं ऐसे डायरेक्टली कर रहा हूं तो वहां पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, वो कुछ होगा, वो एक पार्टिकल है। वो पार्टिकल क्या है? हमने अभी देखा, वो है इलेक्ट्रॉन। These were the simple experiments that led to the conclusion that atom is not the only end. There are certain divisions inside the atom that are called as a subatomic particles of the atom. All right, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ? इनिशियली हमारे पास कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये थ्योरी कहाँ से आई है? डाल्टन को डिस्प्रूव करते हुए आई है। डाल्टन ने क्या बोला था कि सिर्फ एटम इज द एंड पॉइंट, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन और थ्योरीज आई जो क्या बताई? एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और उसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से थे मेरे पास इनिशियली? सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन।
दूसरा क्या है मेरे पास, प्रोटॉन, एंड द थर्ड वन इज, व्हाट इज थर्ड वन एवरीबॉडी, न्यूट्रॉन. ऑलराइट, electron, proton and neutron, these were what, these were the subatomic particles that were they discovered initially. इसके बाद और सारे particles discover करे, but these were the initial. और सारे आगे बात करें तो जब जैसे हमारे पास न्यूट्रिनो डिस्कवर किया गया, एंटी न्यूट्रिनो डिस्कवर किया गया, एंड देन दैट थिंग म्यून्स भी डिस्कवर किया गया, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल्स है जो डिस्कवर किए गए, लेकिन ये हमारे इनिशियल डिस्कवर किए गए. इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको हम इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है. दूसरा क्या है मेरे पास, प्रोटॉन है. प्रोटॉन क्या है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है, चार्ज सेम है, बस क्या है उसका साइन अलग है. इसके पास माइनस में चार्ज है, इसके पास प्लस में चार्ज है. उसकी वैल्यू क्या है हम आगे चल के देखेंगे. उसके बाद क्या है मेरे पास, न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन क्या है मेरा, एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है. ठीक है, आगे हम चलते हैं. ये सारे हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए. अब हम देखते हैं इन सब की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स लगाए गए जो ये सारे पार्टिकल्स की डिस्कवरी में मदद करें. ठीक है, ओके, let's come to the discovery of electrons. What we have learnt in now that, as said by the Dalton, that atom is the smallest unit of matter. It's not true. There exist certain subatomic particles. What are these subatomic particles? These are, number one was electron, number two was proton and number three was neutron. अब हम क्या पढ़ेंगे, सबकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले. So before going into the discovery of electrons experiment, let us learn first certain basic principles like basic forces. नंबर वन पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नंबर वन पे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या है ये, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये फोर्स क्या है, this is a force that acts between two charges. They can be positive, they can be both positive or negative. When the charges are same, for example अगर मेरे पास सेम टाइप के चार्जेस है, मतलब कि ये लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है और ये r डिस्टेंस के सेपरेशन पे हैं, तो इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. जैसे लाइक चीजें, जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर यहीं पे मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते. नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होगा मतलब सेम चार्जेस, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इसमें जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है F इक्वल्स टू है, वो क्या है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. ये है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फोर्स क्या होता है, जब भी मैं कोई एक चार्ज पार्टिकल को किसी वोल्टेज के बीच में रखूंगा, जब भी मैं किसी चार्ज पार्टिकल को किसी वोल्टेज के बीच में रखूंगा, तो इनके बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी. वो क्या हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका वैल्यू होता है F E इक्वल्स टू Q इंटू E. E क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q क्या है मेरा चार्ज. ऑलराइट, दूसरा क्या है मेरा मैग्नेटिक फोर्स, जो हम आगे चल के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं. तीसरा क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स ये क्या है, जब भी जैसे कि ये मेरा एक है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q चार्ज, जो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल क्या है, थीटा. तो इनके बीच में एक क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा. क्या होता है मेरा F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B. क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा है क्लास 11th में. V क्रॉस B क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ V और साइन थीटा. तो ये क्या हो गया मेरा मैग्नेटिक फोर्स. ये क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये क्या हो गया मेरा ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, और ये क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये तीन फोर्सेस जो हमारे
आगे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज होंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कैसे? माइकल फराडे हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, he studied the electric discharge in an evacuated tube, इन्होंने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब जो मेरी क्या थी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो ट्यूब है कैथोड रे ट्यूब है, उसका इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हैपेंस एट वेरी लो प्रेशर, हाई प्रेशर पे ये डिस्चार्ज देखने को मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि क्या होता है, जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब क्या है, यहाँ पे मीन फ्री पाथ जो हम आगे पढ़ेंगे। हमें बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेरा लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर ही हो रहा है, हाई प्रेशर पे ये नहीं होगा। तीसरा क्या है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज एडजस्टेड, प्रेशर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, प्रेशर इज एडजस्टेड यूजिंग इवैक्यूएटेड ट्यूब, ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखना है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए जो इन्होंने किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया, यहाँ पे मेरा एक प्लस टर्मिनल है, इसका यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है मेरा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इन्होंने क्या किया, यहाँ से जब ये हाई वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। यहाँ पे क्या है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल है, यहाँ पे गैस है जो कि बहुत ही लो प्रेशर पे है। लो प्रेशर पे यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, आगे हम पढ़ेंगे, इसके पास डुअल नेचर होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी का ये सर्किल हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे क्या है, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स आए हैं, इसके लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट किया गया है, जो कि मेरा क्या है, ये है। यहाँ पे जो हम एनोड यूज कर रहे हैं वो परफोरेटेड एनोड है। परफोरेटेड एनोड मतलब कि उसमें छोटे छोटे होल्स हैं। होल्स क्या, उससे क्या होगा, जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जाएगा तो इस होल्स की मदद से इसको क्रॉस कर जाएगा और यहाँ पे ZNS की कोटिंग लगाई गई है। ZNS की कोटिंग मतलब कि जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्लो करेगा। इसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये है मेरा फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से ये यहाँ पे ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसकी जब हमारी डिस्कवरी हुई तो क्या पता चला कि जब मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, मतलब इतना हाई पोटेंशियल लगा रहा हूँ जिससे क्या होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ये यहाँ से जनरेट हुई। जब यहाँ से करंट जब यहाँ से पास होगा तो किस फॉर्म में जाएगा, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे जाएगा, ये परफोरेटेड एनोड है, मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं, यहाँ से पास कर जाएगा और ये ZNS की कोटिंग में ब्राइट कलर मुझे दिखेगा। तो यहाँ से बताया गया कि ये मेरे कौन से पार्टिकल हैं, ये मेरे एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज। ये क्या है मेरी कैथोड रेज। दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड, इस एक्सपेरिमेंट से हमारा क्या डिस्कवरी हुई, हमारी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। लिस्ट थोड़ा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो कैथोड रेज हैं, these cathode rays are made up of electrons। इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि एक क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। ऑलराइट, दूसरा क्या है मेरा, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन दी
नॉट डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ कैथोड। मतलब कैथोड की प्रॉपर्टी, कैथोड किस मेटल का है उस पर ये डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। तीसरा क्या होगा, दे डिफ्लेक्ट in the presence of magnetic or they deflect in the presence of magnetic और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अभी फोर्स हमने बात करी है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज क्यू वी क्रॉस बी साइन वी क्रॉस बी दैट इज क्यू इंटू वी बी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हमने देखा क्या था, क्यू इंटू ई। तो मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, बेस्ड ऑन दी ओरिएंटेशन हमें देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, दे हैव अ पार्टिकल नेचर, दे हैव अ पार्टिकल नेचर। ये कैसे हमें पता चलता है, कैथोड रेज का पार्टिकल नेचर ये हमें पता चलता है जैसे कि यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन बीम्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने अगर एक लाइट पेडल बनना लगा दिया है, लाइट पेडल अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे जब ये टकराएगा तो क्या करेगा, इसको मूवमेंट देगा। तो ये जो लाइट पेडल का जब मूवमेंट होता है, इससे मुझे पता चलता है कि दीज हैव पार्टिकल कैरेक्टर, इनके पास एक पार्टिकल नेचर है। ठीक है, ये हमारे कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई। इससे हमें पता चल गया एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता चल गया एक सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, उसका मास और चार्ज पता करने के लिए हमें और सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है मेरा जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट यूज होता है किसमें कैलकुलेट करने के लिए, चार्ज अपॉन में मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारा जे थॉम्सन यूज होता है। एक्सपेरिमेंट वो कैसा था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब जो हमने पहले पढ़ा था वही वाली ट्यूब ली, और वहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसके बाद क्या, इन्होंने दो चीज़ें करी, उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखेंगे तो क्या होगा, उस पर कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स को फिर इन्होंने स्टडी करी, फिर पता चला कि उसका चार्ज अपॉन में मास रेशियो कैसा है। देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट कैसा है। क्या क्या इन्होंने, यहाँ से मेरा कैथोड रे इमिट हो रही है, यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ये वोल्टेज है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास यहाँ पे कुछ v वेलोसिटी आ जाएगी। ये क्या है मेरा, दिस इज द apparatus टू डिटरमाइन द चार्ज अपॉन में मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। ये मेरा एनोड है और यहाँ पे एक कैथोड है, ये एनोड पॉइंट है और ये कैथोड है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास कुछ v वेलोसिटी आ जाएगी। v वेलोसिटी आएगी तो उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही फोर्स वर्क करेंगे। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे v वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है। ये क्या है, यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ पे भी ZNS की कोटिंग है, ताकि जब इलेक्ट्रॉन आके यहाँ हिट करेगा, जहाँ पर हिट करेगा वहाँ पे क्या होगा, ग्लो होगा। ठीक है, यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो यहाँ पे हिट कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई यहाँ पे हिट कर रहा है, जब दोनों फील्ड नहीं लगाई गई तो यहाँ पर हिट कर रहा है। तो क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, इन्होंने बैलेंस किया ताकि ये पता लगा पाए कि चार्ज अपॉन मास रेशियो कैसा है। चलिए इसको देखते हैं इन्होंने कैसे किया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल आएगा, उस पर क्या F इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा होगा, Q इंटू ई लग रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा, FB इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ये क्या आएगा मेरा, क्यू वी बी साइन थीटा। ऑलराइट, अब एक बात और होती है, जब भी मैं कोई एक चार्ज पार्टिकल Q को किसी पोटेंशियल डिफरेंस V में छोड़ देता हूँ, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, V क्या है यहाँ पे, V नॉट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका चार्ज पार्टिकल क्या है, Q है, तो क्या होता है, जब अगर यहाँ पे ये रेस्ट पर है, यहाँ पे रेस्ट है, तो यहाँ पे आते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है Q इंटू वी नॉट के बराबर, Q इंटू वी नॉट के बराबर। मतलब कि जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड में जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा पार्टिकल, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी
क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो हाफ mv² आएगा वो किसके बराबर आएगा, q इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है यहाँ पे, कितना मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास क्या आता है, E/m का रेशियो। अब हम आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ डेविएशन अ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो हमने देखा ही है, डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा मेरा इलेक्ट्रॉन कितना डेविएट होता, क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है मेरा, QV×B। तो क्या होता है, इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं। अगर मेरा कोई पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है, तो QV×B आएगा, जो आएगा इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर मतलब अगर ये पार्टिकल जाएगा तो पार्टिकल ऐसे मूव करके आएगा, मतलब कर्व बनाएगा, ऐसे कर्व बनाएगा, क्योंकि जो फोर्स है हमेशा क्या होगा, v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और उसके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा मेरा अमाउंट ऑफ डेविएशन। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज। दूसरा डिपेंड करेगा मास ऑफ द पार्टिकल। अगर छोटा मास है, अगर मास उसका कम है तो क्या होगा, वो ज़्यादा डेविएट करेगा, ज़्यादा सर्किल बनाएगा। अगर हेवियर है तो वो कम डेविएट करेगा। तीसरा किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अमाउंट वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड विल बी बेटर वर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। अब हम थोड़ा डिराइव करते हैं, क्या आया था मेरा यहाँ पे FE जो आया था, क्या आया था, Q इंटू E आया था, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहाँ पे क्या है, ये डेविएट हो रहा है और यहाँ पे एक डेविएशन है। जब पार्टिकल एकदम B पर स्ट्राइक करेगा, मतलब कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फील्ड ऑन है, उसके बाद अगर मेरा पार्टिकल B पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये पार्टिकल है, यहाँ पे अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यहाँ पे उसका मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तब जाके पार्टिकल इस B पर कोलाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बैलेंस करते हैं ताकि ये पार्टिकल B पर ही कोलाइड करे, मतलब एकदम स्ट्रेट जाए। उस वक्त क्या हो रहा होगा, उसका दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह जो भी फोर्स लग रहा होगा वो दोनों बराबर होंगे। चलिए हम करते हैं। तो यहाँ से जो मेरा FE आएगा वो क्या हो जाएगा, FB। FE क्या है मेरा, Q इंटू E है। FB क्या है, हमने पढ़ा है QV×B है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, E की वैल्यू आती है मेरी V, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड साइन थीटा। दूसरी इक्वेशन जो मेरी आई, मैंने बोला था जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को मैं पोटेंशियल डिफरेंस में रखता हूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वो कितनी होती है, Q इंटू V0 के बराबर। V0 क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो मेरा V आएगा, V² जो आ रहा है मेरा Q इंटू V0 अपॉन में M, ये आ रहा है मेरा V² की वैल्यू। अगर यहाँ से मैं V की वैल्यू उठा के ये रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, V की वैल्यू है मेरे पास, V की वैल्यू है E अपॉन में B साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q V0 अपॉन में M। इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या आएगा मेरे पास, E² अपॉन में B² साइन थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू V0 अपॉन में 2 इक्वल्स टू Q/M। Q क्या है मेरा, चार्ज है, M क्या है मेरा, मास है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा E/M। E/M क्या है मेरा,
चार्ज अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारी वैल्यूज़ मुझे पता है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ पता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, E/m की वैल्यू मिल जाएगी। तो E/m मेरे पास यहाँ पे फाइनली कितना आएगा, एक बार लिखते हैं हम इसको। E/m जो मेरा आ रहा है, E/m इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E² अपॉन में B² साइन स्क्वायर थीटा, B² साइन स्क्वायर थीटा इंटू V0/2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मेरा किसका आया है, ऑफ चार्ज अपॉन में मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है आइए देखते हैं। जो मेरा चार्ज अपॉन में मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या है, स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज चार्ज पर यूनिट मास। इसकी वैल्यू जो मेरी आई है, E/m की वैल्यू आई है 1.7588 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। कूलम क्या है, मेरी चार्ज की यूनिट है, किलोग्राम मेरी मास की यूनिट है। तो यहीं से मेरा मास और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। -31 किलोग्राम ये क्या है, मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से आ गया। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और है हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, वो क्या है, मोलिकन एक्सपेरिमेंट। मोलिकन एक्सपेरिमेंट किसके लिए है, दैट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेट्स सी दैट एक्सपेरिमेंट एज वेल, ठीक है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पता कर चुके हैं चार्ज अपॉन जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट और है जो मुझे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, वो क्या है, मोलिकन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको हम आगे करेंगे।